नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मंजुल पांडे आप सभी का आरबी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग लॉकडाउन का सदुपयोग कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में एक लॉकडाउन के ऊपर एक संदेश दिया हुआ था, तो दोस्तों आज उसी कड़ी में हमने एक नया कोर्स स्टार्ट किया है इंडियन पॉलिटी के, मीन्स भारतीय राज व्यवस्था को। और हम जानेंगे कि भारतीय राज व्यवस्था में एज पर सिलेबस हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू से क्या क्या पढ़ने हैं। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी को। और एक बात बता दें कि आप इंडिया में कोई भी एग्जाम दे रहे हों जिसमें इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज व्यवस्था पूछी जा रही हो, तो उसके लिए ये कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी। और एक बात, यह कोर्स पूरा बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक होगा। इसमें चाहे वो एसआई का एग्ज़ाम हो, लेखपाल का एग्ज़ाम हो, या किसी भी स्टेट का कांस्टेबल हो, एसएससी हो, और यहाँ तक कि जो भी स्टेट के लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस होते हैं वहाँ तक हम इसको कवर करेंगे। मीन्स एकदम लोअर लेवल से लेकर बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय राज व्यवस्था नाम से ये में समझ में आ रहा है कि भारत में शासन करने की व्यवस्था को ये क्या कहते हैं, भारतीय राज व्यवस्था। और ये जो भारतीय राज व्यवस्था है ये चलती है हमारे संविधान के ऊपर। जो इसका आधार है राज व्यवस्था का, ये है हमारा संविधान। और हमें पता होगा कि प्रत्येक स्वतंत्र देश का अपना एक संविधान होता है जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। क्योंकि हमें पता है कि सरकार के 3 मूल ढांचे होते हैं, जिसे हम कहते हैं विधायिका या व्यवस्थापिका, दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। लेकिन सबसे पहला सवाल ये होता है कि संविधान क्या है। हमारे दिमाग में सबसे पहली सवाल ये आती है कि संविधान क्या है। तो हम कह सकते हैं कि संविधान हमारी स्वतंत्रता जो हमारी स्वतंत्रता है, इसी की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। कहने का मतलब है कि संविधान जो हमारी स्वतंत्रता है उसकी अभिव्यक्ति को दर्शाने का ही काम कौन करता है, संविधान कहता है। कुल मिलाके कहने का मतलब है कि संविधान एक लिखित मसौदा है। संविधान एक क्या है, लिखित मसौदा है। और दूसरी बात होती है कि जो हमारी सरकार होती है, इसका जो मूल ढांचा होता है, सरकार का मूल ढांचा, वो भी इसी संविधान के बेस पर चलता है। और सरकार का मतलब 3 बातें होती हैं। सबसे पहला होता है लेजिस्लेचर, जिसे क्या कहते हैं, व्यवस्थापिका, या इसी को कहते हैं विधायिका। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, जिसका मतलब होता है कार्यपालिका। और तीसरा होता है जुडिशरी, जिसका मतलब होता है न्यायपालिका। अब अगर तीनों के फंक्शन की बात करें तो जो हमारा लेजिस्लेचर होता है, मीन्स व्यवस्थापिका, ये करता क्या है, इसका काम होता है टू मेक लॉ। ये कानून को बनाने का काम करता है। ये कानून को बनाने का काम कौन करता है, हमारा लेजिस्लेचर, जो कि केंद्र में संसद करता है। केंद्र में कौन करता है, संसद करता है। और यही राज्य में जो हमारे विधानसभा और विधान परिषद हैं वो लॉ बनाने का काम करते हैं, मीन्स विधि का निर्माण करते हैं। दूसरा जो फंक्शन होता है कार्यपालिका, इसका फंक्शन क्या होता है कि जो लॉ को बनाया है किसने, लेजिस्लेचर ने, उसी को इम्प्लीमेंट या अप्लाई करने का काम, लागू करने का काम कौन करता है, कार्यपालिका। और तीसरा होता है जुडिशरी, जो न्यायपालिका। इसका कार्य क्या है कि जो कुछ लॉ विधायिका या व्यवस्थापिका ने बनाया है, जिसे कार्यपालिका ने लागू किया है, क्या वो मूल ढांचे के अंदर है या नहीं है,
कहने का मतलब है कि क्या वो विधि तर्कपूर्ण है कि या नहीं है, या उस लॉ से या उस कानून से किसी भी का नुकसान कोई नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि इस लॉ से संबंधित किसी प्रकार का विवाद होगा तो ये हमारी न्यायपालिका उस विवाद का निपटारा करती है। तो एक बात होती है कि संविधान क्या है। कहने का मतलब संविधान हमारी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। दूसरी बात, संविधान एक लिखित मसौदा है और इसी संविधान के आधार पर सरकार का मूल ढांचा माना जाता है। और सरकार का मतलब है लेजिस्लेचर, जिसका मतलब है व्यवस्थापिका, जो कानून को बनाने का काम करती है। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका, जो उस कानून को इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है। और तीसरा होता है जुडिशरी, न्यायपालिका, जो उस कानून का देखरेख करती है। अब अगली बात आती है, अगर हम अगली बात ये करते हैं कि जो ये संविधान शब्द है ये आया कहाँ से है, तो ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूट। एक लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूट से बना है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड ये बना है एक लैटिन वर्ड से जो है कॉन्स्टिट्यूट। इसका मतलब होता है शासन करने का सिद्धांत। तो कहने का मतलब जो ये संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये शब्द आया है एक लैटिन शब्द से जो है कॉन्स्टिट्यूट। इसे क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूट। और जिसका अर्थ होता है, जिसका मतलब होता है शासन करने का सिद्धांत। तो ये तो मोटे मोटी बात हो गई कि भारतीय राज व्यवस्था क्या है, ठीक। दूसरी बात क्या हुई कि संविधान क्या है, और तीसरी बात हुआ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन शब्द कहाँ से आया है। अब अगली बात, अगर हम कुछ फैक्ट की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किसका है। इसका जवाब लगभग आप सभी को सबको पता होगा। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान जो कि किसका है? यूएसए का। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किसका है? यूएसए का। और ये बना कब था? 17 सितंबर। इसका निर्माण हुआ था 17 सितंबर 1787 को, और ये अप्लाई हुआ था मीन्स लागू हुआ था 1788 में। एक सम्मेलन हुआ था फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद और ये हुआ था 21 जून 1788 को, जो विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि यूरोपीय कंट्रियों में, जो हमारे यूरोपीय देश हैं, उसमें सबसे पुराना संविधान किस देश का है, तो उस देश का नाम क्या है? यूगोस्लाविया। स्कॉटलैंड। अगर यूरोपीय देशों में बात करते हैं यूरोपीय देशों में सबसे प्राचीन
संविधान, तो वो है नीदरलैंड का, जो आज भी लागू है। ठीक, अगर हम बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, तो देखो इस पे दो क्वेश्चन आता है। एक पूछेगा कि अगर विश्व का सबसे बड़ा संविधान मौखिक, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है, और एक क्वेश्चन होगा लिखित, मौखिक या इसी को कहते हैं अलिखित। तो अगर पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो मौखिक या अलिखित हो, तो वो होगा ब्रिटेन का या इंग्लैंड का। और अगर कहा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखित, तो वो है हमारे भारत का संविधान। ठीक, ये बात हुई। दूसरी बात होती है कि जब इंग्लैंड का संविधान अलिखित है, तो क्या इसमें कुछ ऐसा कुछ है जो लिखित है? तो हाँ, इसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं, वही केवल इंग्लैंड के संविधान में क्या है, लिखित है। मैग्ना कार्टा, हमने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा हिस्ट्री में। मैग्ना कार्टा शब्द सन 1215 ईस्वी में आया था, और ब्रिटिश किंग थे, ब्रिटिश किंग जॉन, ब्रिटिश किंग जॉन ने सन 1215 में सबसे पहली बात ब्रिटिश नागरिकों के लिए कुछ अधिकारों की बात कही थी, जिसे सर्वप्रथम क्या कहा गया था, मैग्ना कार्टा कहा गया था। और यही मैग्ना कार्टा, जिसका अर्थ होता है अधिकार पत्र, और इंग्लैंड की संविधान में, पूरे इंग्लैंड के संविधान में जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, उसमें अगर कुछ लिखित है तो वो केवल ये मैग्ना कार्टा है। और हम बात करें मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान के भाग 3 को, जो हमारे क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, भारतीय संविधान में भाग 3 जो है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, ये भाग 3 को, जो हमारा क्या है, FR मीन्स फंडामेंटल राइट, इसी को कहते हैं भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन ऐसे भी आया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा कहलाता है, तो भाग 3, या भारतीय संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा कहलाता है, तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान के क्या हैं, मैग्ना कार्टा है। और एक बात, अगर ये कभी पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान तो भारत का है, लेकिन अगर भारत से पहले विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान था यूगोस्लाविया का, यूगोस्लाविया, ये कहां पर है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि यूगोस्लाविया किस महाद्वीप में स्थित है और इस देश की राजधानी क्या है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। तो ये हुए कुछ फैक्ट के बाद, लेकिन अब आते हैं हमें पढ़ना क्या है, अपने भारतीय क्या कहते हैं, संविधान के बारे में। तो हम अच्छे से जानते हैं कि भारतीय संविधान जो बनकर तैयार हुआ कब, 26 नवंबर सन 1949 को, और जिसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान जिसका निर्माण कार्य पूरा हुआ, 26 नवंबर 1949 को, और ये लागू किया गया, अप्लाई किया गया 26 जनवरी 1950 को। और ये 26 नवंबर, इसे ही हम लोग क्या मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में। क्योंकि इसी दिन संविधान बनकर तैयार हो गया था
और शुरुआत के 15 अनुच्छेदों को इसी दिन लागू कर दिया गया था, परंतु शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जो हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब एक बात आता है कि 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी सन 1930 को सबसे पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया था। पूर्ण स्वराज दिवस था, मनाया गया था पहली बार कब? 26 जनवरी सन 1930 को। किसके द्वारा? कांग्रेस को द्वारा। तो इसीलिए 26 जनवरी को ही लागू किया गया क्या? भारतीय संविधान। लेकिन हम बात करेंगे कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब से भारत में अंग्रेज आए, संविधान का निर्माण या संविधान का विकास तभी से शुरू हुआ, और यहीं से हमारे पॉलिटी के पहले चैप्टर की शुरुआत होती है, जो है भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास। तो हम चलते हैं पहले चैप्टर पे। अब तो ये तो था कुछ मोटा मोटा कुछ भारतीय संविधान के बारे में, कि इसे लागू कब किया गया, इसका निर्माण कब हुआ, ये हम पढ़ेंगे पूरा जब हम पढ़ेंगे जो सेकंड चैप्टर है संविधान सभा। तो पॉलिटी का पहला चैप्टर भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जब 1599 में जब पहला अंग्रेज व्यापारी भारत आता है, तो उसके बाद सन 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है, तो तब से ब्रिटिश डोमिनेंट भारत में बढ़ता है, और ये धीरे धीरे कंडीशन इस स्तर तक पहुंच जाती है जब 1757 का प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है, और इसके बाद 1764 का बक्सर युद्ध। इसके पश्चात धीरे धीरे वो पूरी पावर, जैसे बंगाल की जो दीवानी थी, मद्रास की दीवानी थी, बिहार की दीवानी थी, उड़ीसा की दीवानी थी, सब अंग्रेज अपने कब्जे में कर लेते हैं। और धीरे धीरे होता यही है कि जो भारत में शासन चलाने की जो भी नियम कानून थे, ये इंग्लैंड की संसद से बनकर आने लगे। ये तो हम यहीं से शुरू करेंगे भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास। तो हम इस क्रम में देखते हैं कि 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट द्वारा एक एकाधिकार दिया गया। किसे? एक ग्रुप था जिसका नाम था मर्चेंट एवेंजर। मर्चेंट एवेंजर नाम का एक ग्रुप था, जिसे दिया गया 15 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार। कब? 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को। और इसी को कहते हैं 1600 का राजअभिलेख। 1600 का राजलेख भी कहते हैं। यह सर्वप्रथम दिया गया किसके द्वारा? महारानी एलिजाबेथ द्वारा। किसे? एक ग्रुप को जिसका नाम था मर्चेंट एवेंचर। और इसे 15 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार दिया जाता है कि आप जाओ और भारत सहित जो भी पूर्वी देश हैं, यहां पर इन्हें व्यापारिक एकाधिकार का एक राजलेख दिया जाता है। फिर इसी डेट में लंदन में ही एक कंपनी की स्थापना होती है जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या करेगी? भारत में व्यापार करेगी, जिसका गठन हुआ कहां पर? इंग्लैंड में। इसके पश्चात जब सन 1600 ईस्वी में एक कंपनी बनकर तैयार होती है, ये राजलेख मिल जाता है। तो इसके बाद सन 1608 ईस्वी में
सन 1608 ईस्वी में मुगल बादशाह था जहांगीर। सन 1608 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आता है एक अंग्रेज व्यापारी, इसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये भारत उस पत्र को लेकर आता है जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने लिखा था। इसके बाद कैप्टन विलियम हॉकिंस के आने के बाद सन 1611 ईस्वी में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री, अंग्रेजों की फर्स्ट फैक्ट्री लगाई जाती है मुसलीपट्टनम में। लेकिन हाँ, ये जो फैक्ट्री थी ये अस्थायी थी। ठीक, ये फैक्ट्री क्या थी? अस्थायी थी। और सन 1613 ईस्वी में इनकी पहली अस्थायी फैक्ट्री, लगाई जाती है सूरत में, मीन्स गुजरात में। और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करना स्टार्ट कर देती है। तो ये चलता रहता है। कहने का मतलब सन 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया कैप्टन विलियम हॉकिंस, और सन 1611 ईस्वी में जस्ट 3 सालों बाद ही अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री लगाई गई मछलीपट्टनम में, जो कि एक अस्थायी फैक्ट्री थी। और सन 1613 ईस्वी में पहली अस्थायी फैक्ट्री लगाई गई सूरत में। अब इसके बाद सन 1615 में एक और अंग्रेज आया, व्यापारी आया था, इसका नाम था कैप्टन मुनरो आया था सन 1615 ईस्वी में। इसके बाद हम अच्छे से जानते हैं कि सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात पूरा मुगल साम्राज्य बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। सत्ता के लिए आपस में भाइयों में युद्ध स्टार्ट हो जाता है, और मुगल साम्राज्य में जो भी आगे शासक बनता है वो बहुत कमज़ोर शासक हुआ। और इसी में सन 1717 ईस्वी में जब मुगल शासक था फर्रुख शियर, तो फर्रुख शियर ने सन 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को एक फरमान जारी किया, जिसे कहा जाता है अंग्रेजों का स्वर्णिम फरमान। और इस फरमान को भी ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये फरमान कब आया था? 1717 ईस्वी में, जो क्या था? फर्रुख शियर का स्वर्णिम फरमान। और इसके तहत किया क्या गया कि अंग्रेजों को बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार करने की छूट दी जाती है। जब 1717 ईस्वी में फर्रुख शियर का स्वर्णिम फरमान आया, तो उसके तहत उन्हें छूट क्या दी गई कि अब वो पूरे बंगाल में कहीं भी कंपनी लगा सकते हैं, किसी भी स्थान पर, और वो टैक्स फ्री व्यापार कर सकते हैं। इसके बाद सबसे मेन मोड़ आया जब 1726 में एक अभिलेख आया, 1726 का चार्टर एक्ट आया। और इसके तहत क्या किया गया कि बंगाल के साथ साथ जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी के साथ साथ 2 और प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई। एक था मद्रास प्रेसिडेंसी, और दूसरा था बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और इन दोनों प्रेसिडेंसी में एक मेयर नियुक्त किया गया, और उसका काम क्या था? उसे छूट दी गई कि अब ये लॉ बना सकता है, नियम बना सकता है, कानून बनाने की छूट दे दी गई इन दोनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर को या मेयर को। इसके बाद जो मेन मोड़ आता है, जहां से समझ लीजिए भारतीय इतिहास एकदम एक नए मोड़ में चला जाता है, और कहा भी जाता है कि वो वर्ष एक ऐसा वर्ष था, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये वर्ष था जब हिंदुस्तान मध्यकालीन भारत से आधुनिक भारत में प्रवेश करता है, और वो वर्ष था सन 1757 का। और आपको पता होगा
इस वर्ष बहुत फेमस युद्ध हुआ था जिसका नाम था प्लासी का युद्ध। और प्लासी के युद्ध के बाद ही सारा समीकरण भी बदल गया था। यह युद्ध हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और जो अंग्रेजों का प्रथम गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। यह होता है जिसमें रॉबर्ट क्लाइव विजय होता है। और एक बात बताएं, भारतीय इतिहास का अगर पूछा जाएगा सबसे कम समय का युद्ध, सबसे अल्पकालीन युद्ध कौन सा था? सबसे छोटा युद्ध था प्लासी का युद्ध, जिसमें सिराजुद्दौला हार जाता है, क्योंकि इसी का सेनापति था मीर जाफर। इसी का सेनापति था मीर जाफर और इसका एक मंत्री था जिसका नाम था राय दुर्लभ। और ये दोनों व्यक्ति चले जाते हैं किसके पास? रॉबर्ट क्लाइव के पास, जिसके कारण सिराजुद्दौला ये युद्ध हार जाता है। और यही वो मेन साल था जिसके बाद पूरे बंगाल पर कब्जा हो जाता है अंग्रेजों का। इसके बाद एक और निर्णायक युद्ध लड़ा जाता है 1764 ईस्वी में, और वो था बक्सर का युद्ध। सन 1764 ईस्वी जो था बक्सर का युद्ध। और ये युद्ध लड़ा जाता है भारत की तरफ से। इधर से 3 बड़ी सेना लड़ रही थी, जिसमें से पहला था शाह आलम द्वितीय, जो कि कौन था? मुगल सम्राट था। दूसरा था मीर कासिम, जो कि बंगाल का नवाब था, पूर्व नवाब था। और तीसरा था शुजाउद्दौला, जो कि अवध का नवाब था। शुजाउद्दौला अवध का नवाब। और इधर से लड़ रहा था, अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था हेक्टर मुनरो। और ये 3 लोगों की संयुक्त सेना भी अंग्रेजों को नहीं हरा सकी और अंग्रेज इस युद्ध में भी विजयी हुए। और एक चीज ये क्वेश्चन पूछाता है, बक्सर का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो कर्मनाशा नदी के किनारे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बक्सर का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया है? बिहार में है, जिस नदी का नाम है कर्मनाशा नदी। इस युद्ध के बाद एक संधि होती है जिसका नाम है इलाहाबाद की संधि, और वो होती है सन 1765 में। और इस संधि के बाद पूरे बंगाल पर, मद्रास में और बिहार में शासन हो जाता है किसका? अंग्रेजों का। वहां पे राजस्व वसूलने का, टैक्स वसूलने का और पूर्णतः दीवानी अधिकार आ जाते हैं किसके पास? अंग्रेजों के पास। और ये थी इलाहाबाद की संधि। जो कि हुई थी किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और पहली संधि। ये संधि 2 हुई थी, इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थी। एक हुआ था शाह आलम प्रथम से, शाह आलम सेकंड से, सॉरी, और दूसरी संधि हुई थी शुजाउद्दौला से। और इसी संधि के बाद पूरे हिंदुस्तान पर, पूरे भारत पर कब्जा हो जाता है अंग्रेजों का। और 1765 में जब ये युद्ध समाप्त होता है, ये संधि समाप्त होती है, तो चूंकि 1757 के प्लासी युद्ध के बाद ही अंग्रेजों को बंगाल में राजस्व वसूलने का जो उनके दीवानी अधिकार थे वो मिल गए थे अंग्रेजों को। इसलिए सन 1765 में ही रॉबर्ट क्लाइव ने ही बंगाल में स्टार्ट करता है द्वैत शासन प्रणाली, जो कि चला था कब तक? 1772 तक। सन 1765 से 1772 तक द्वैत शासन प्रणाली।
द्वैध शासन प्रणाली क्या था? इसके तहत अब जो भी बंगाल के व्यापारी थे, किसान थे, इनको 2 टैक्स देने थे। ये पहला टैक्स देते सीधे कंपनी को, एक टैक्स ये देते कंपनी को, और दूसरा टैक्स देते ये राय दुर्लभ को। राय दुर्लभ कौन? जो सिराजुद्दौला का एक मंत्री था, राय दुर्लभ। और राय दुर्लभ को भी जे टैक्स जाता, इसका 81% टैक्स ये देता किसे? कंपनी को। यही था द्वैध शासन प्रणाली, जो कि शुरुआत की थी किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। इसकी शुरुआत की थी किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। लेकिन ये 7 साल जब बंगाल में लगाया गया द्वैध शासन, और उसी दौरान बंगाल में पड़ गया अकाल, बहुत भारी अकाल था। लेकिन इसके बाद भी बंगाल की अच्छी खासी लूट की जाती है इन 7 सालों में, और यही 7 साल भारतीय इतिहास में कहलाता है भारत की लूट। और कहा जाता है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो जितने सूबे थे, जितने प्रांत थे, उसमें बंगाल पूरे भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था। लेकिन इस लूट के बाद, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लगने के बाद, वो बंगाल जो कभी सबसे समृद्ध हुआ करता था, वो भारत का सबसे गरीब प्रांत हो गया। और इसका परिणाम ये हुआ कि जब इतनी भयानक तरीके से लूट हुई है, तो कंपनी में भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा हुए। और इन्हीं सब भ्रष्टाचारों को दूर करने के लिए सन 1772 ईस्वी में एक नया गवर्नर भेजा जाता है, बंगाल का एक नया गवर्नर बना के भेजा जाता है, जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स पहले भी भारत आ चुका था। वारेन हेस्टिंग्स पहले भी कंपनी का अधिकारी बन के भारत आ चुका था, और वारेन हेस्टिंग्स को इसी सब भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए भारत का गवर्नर बना के भेजा जाता है। बंगाल का गवर्नर किसे? वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स ये आता है कब? सन 1772 में। वारेन हेस्टिंग्स जैसे ही भारत आता है, ये सबसे पहले क्या करता है? बंगाल से द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करता है। द्वैध शासन प्रणाली को क्या किया? समाप्त किया। दूसरा, इसने इसी साल एक नया पद बनाया जिसका नाम था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नामक एक पद बनाया किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। और काफी हद तक जो भी कंपनी में भ्रष्टाचार था, उसे दूर करने का काम करता है कौन? वारेन हेस्टिंग्स। और इसके बाद 1772 के बाद शुरू होता है भारत का संवैधानिक विकास, जो कि 1773 में सबसे पहली बार आएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। और इसके बाद समय समय पर कुछ एक्ट आएंगे इंग्लैंड की संसद से, जो कि भारतीय संविधान के निर्माण की सीढ़ियां बनेंगे। और इसे हम पढ़ेंगे 2 चरणों में। पहला होता है जो कहते हैं, जिसे हम कंपनी शासन, जो चलता है 1773 से 1857 तक, और ये होता है कंपनी शासन। और दूसरा होगा सन 1857 से 1947 तक, जो होगा क्राउन शासन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 1773 से लेके 1857 तक, जो कि 1773 में सबसे पहली बार आएगा रेगुलेटिंग एक्ट, और 1857 की क्रांति के पहले जो 1853 का भारत शासन अधिनियम आया था, हम वहां तक बात करेंगे। और 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया जाएगा, और महारानी विक्टोरिया 1858 में भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दी जाएंगी। और वहां से लेके आज़ादी तक हम पढ़ेंगे क्राउन शासन के बारे में। इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंपनी के शासन के बारे में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी कुछ कमेंट सेक्शन में आपको सुझाव लगते हैं वो जरूर दीजिए। धन्यवाद।